ओके जी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बाद हमारे पास है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव, येट इन मैनी केसेस वी फाइंड दैट स्मॉल इज बिजनेस इज ब्यूटीफुल एंड एफिशिएंट। ठीक है कि लार्ज स्केल भी अपनी जगह ठीक है, चार्मिंग अट्रैक्टिव है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो स्मॉल स्केल पे ही ब्यूटीफुल लगते हैं। ठीक है, ओवर द पास्ट सेंचुरी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इंप्रूवमेंट इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन विद इंकरेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ scale of business, some real grants in the business world like General Motors of USA and Toyota or Sony of Japan produce millions of units of output, employ millions of workers and earn a huge profit. ठीक है, still small business is flourishing side by side for many business activities. Small size and output is still most suitable till general store and tailoring. ठीक है, कि वो कहता है कि स्मॉल बिजनेस जो है वो भी अपनी जगह ठीक है, लार्ज बिजनेस भी अपनी जगह ठीक है। तो हमेशा जो भी लार्ज बिजनेस है वो मोस्टली स्मॉल से ही स्टार्ट होता है। जैसे अब उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया कि स्मॉल बिजनेस में मतलब हम रिटेल जनरल स्टोर की एग्जांपल ले लेते हैं, टेलरिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्मॉल में आते हैं। लेकिन जैसे हम टोयोटा की एग्जांपल ले लेती हैं, ठीक है, जनरल मोटर्स ऑफ यूएसए की एग्जांपल ले लें, तो ये बेसिकली लार्ज स्केल है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा वो वर्कर हायर करते हैं, उसके अलावा प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से सम फर्म्स हैव बजट विद हायर देन बजट्स ऑफ स्मॉलर कंट्रीज़। ठीक है, जिसकी वजह से इवन के उनकी फर्म्स का इतना ज़्यादा बजट होता है कि जो स्मॉल कंट्रीज़ का भी बजट नहीं होता। अब इसके एडवांटेज क्या है स्मॉल के? अडेप्टेबिलिटी। स्मॉल स्केल वही बात होगी कि ऊपर हमने मतलब लार्ज स्केल में पढ़ा था कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ़ौरन से अपनी अडेप्टेबिलिटी चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर वो एक इंडस्ट्री को रन कर रही हैं और वो कहती हैं कि हम ये काम छोड़ के दूसरा कर लेते हैं, तो वो ऐसा नहीं पॉसिबल। लेकिन जो स्मॉल स्केल है उसमें आप ये कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल में आप ईजीली मतलब अपना जो बिजनेस है उसको चेंज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सारी चीज़ें मतलब चेंज हो सकती हैं। बिकॉज दे नीड नॉट कंसल्टेंट शेयर होल्डर फॉर सच चेंजेस, क्योंकि उनको किसी मतलब कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होती, शेयर होल्डर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि लार्ज स्केल में इतने ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है तो फिर वो सबसे परमिशन लेके तब ही चेंज होता है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट विद कंज्यूमर। स्मॉल स्केल में डेफिनेटली आप कंज्यूमर को इग्नोर नहीं करते, उसके इंटरेस्ट और चॉइस को इग्नोर नहीं करते। ठीक है, उनके साथ आप डीलिंग में रहते हो, तो ये बेसिकली स्मॉल स्केल में होता है। सिंपैथेटिक टुवर्ड्स वर्कर्स। ठीक है, स्मॉल स्केल में आपका जो सारा फोकस होता है वो एम्प्लॉय पे होता है। ठीक है, कि एम्प्लॉय सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके अलावा एम्प्लॉय की वजह से मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ रही। ठीक है, जैसे स्ट्राइक्स, लुकआउट इज़ मिनिमाइज। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लोग हड़ताल वगैरह नहीं करते स्मॉल स्केल में। बड़े पैमाने पर तो फिर लोग ज़ाहिर बात है हड़तालें स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉपर सुपरविजन। स्मॉल स्केल में आप डेफिनेटली जो ओनर है वो मतलब अगर पार्टनरशिप भी है उनकी, लेकिन उनकी प्रॉपर ऊपर सुपरविजन होती है, वो बिज़नेस को लुक आफ्टर बहुत ईजी से कर सकते हैं, फ्रॉड और वेस्टेज से भी बच जाते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, स्मॉल स्केल में आप मतलब अपनी इंडस्ट्री को डिफरेंट वैरायटीज़ में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आप उसको मतलब उसमें चेंजिंग ला सकते हो, डिफरेंट जो डिज़ाइन वगैरह बायर जो उनसे डिमांड कर रहा है वो भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लार्ज स्केल में इस तरह पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं। ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। स्मॉल स्केल में डेफिनेटली ओल्ड मेथड यूज़ हो रहे हैं, जो न्यू मशीनरी टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें वही हैं जो लार्ज स्केल में थी लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिफिकल्टी इन डिवीजन ऑफ लेबर। ड्यू टू स्मॉल ऑपरेशन स्कोप फॉर डिवीजन ऑफ लेबर इज रिड्यूस, द पर यूनिट कास्ट रिमेन्स हाई। इज स्मॉल हेल्थ सेंटर देयर इज नो स्कोप फॉर एम्प्लॉइंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसमें आपकी जो पर यूनिट कास्ट है ना वो हमेशा हाई रहती है। ठीक है, इसमें आपकी मतलब इन सिंपल वर्ड ये है कि आप लेबर को डिवीजन ऑफ लेबर इन सिंपल वर्ड के आप ना लेबर ज़्यादा मतलब हायर कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो है उसी में से ही आपको कोई ना कोई काम करना है। ठीक है, और हमेशा आपकी जो कास्ट है वो ज़्यादा होती है। क्यों? छोटा सा भी काम अगर ख़राब हो गया बिजनेस में तो उसमें आपने कास्ट भरनी ही भरनी है। ठीक हो गया, तो ये इस तरह की है। उसके बाद हमारे पास है लार्ज स्केल प्रोड्यूसर कैन आल्सो भी स्पेशलाइज मशीनरी रिड्यूस। लार्ज स्केल में हमने पढ़ा है कि स्पेशलाइज मशीनरी वगैरह यूज़ होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जैसे वाइल कंस्ट्रक्टिंग इन स्मॉल हाउस द मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड कॉन्क्रीट इन डन बाय हैंड्स। ठीक है, अब लार्ज स्केल में वो कह रहा है कि बेसिकली मतलब हमारे पास अगर हमने एक हाउस बनाना है तो उसमें सीमेंट और जो कंक्रीट है वो बेसिकली मतलब हाथों से ही वो लेबर ही काम कर रही होती है। ठीक है, वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज बिल्डिंग और प्लाजा द फर्म में यूज़ द मशीन लाइक अ कंसनट्रेट मिक्सचर। ठीक है, तो जो लार्ज मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक प्लाजा वगैरह बनाना है तो उसमें डेफिनेटली मशीनरी यूज़ करेंगे। उसके बाद द इनिशियल कॉस्ट एंड द अच्छा ये हम पॉइंट सही चल रहे हैं, ये ठहरो 1 2 अच्छा ये इसी के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, डिफिकल्टी इन डिवीजन ऑफ लेबर में उसी का ही पॉइंट है आगे। द इनिशियल कॉस्ट एंड द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ वन लार्ज मशीन हैव बी लोअर दैन 2 और मोर स्मॉल मशीन्स डूइंग द सेम वर्क।
अब वो कह रहा है कि बेसिकली अगर हम कोई एक अच्छी मशीन यूज़ कर लेते हैं ना, तो वो जो हमारी 2 या 3 एक्स्ट्रा मशीनें पड़ी हैं वो उनसे ज़्यादा अच्छा काम कर लेंगी, ठीक है। तो जो इनिशियल कॉस्ट है ना वो भी मतलब डिफरेंट है लार्ज स्केल की और स्मॉल स्केल की। उसके बाद प्रोडक्शन और लार्ज स्केल मींस लेस वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी, ठीक है। लार्ज स्केल में जो है वो हमारा जो मटेरियल है, मैंने आपको बोला था कि वो बार बार मतलब वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, रॉ मटेरियल से भी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। तो फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग ऑयल इफ़ बिगर टैंकर आर यूज एवरेज वेस्टेज विल बी रिड्यूस, ठीक है। तो अब वो क्या कहते हैं कि जो ऑयल या मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन में चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको जो वेस्ट है वो क्या करते हैं, वो स्टोरेज कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो इससे वो कॉस्ट कम हो जाती है। बाय प्रोडक्ट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड, शुगर मिल कैन मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहल फॉर मोलेसेस, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि शुगर मिल्स रॉ मटीरियल जो है उनसे फिर फर्दर अल्कोहल में वो यूज़ कर लेती हैं। तो इसको जो टर्म यूज़ होती है वो बाय प्रोडक्ट की होती है। ओके जी, उसके बाद है मैं अच्छा ये भी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन लार्ज स्केल में डेफिनेटली इनोवेशन ज़्यादा होती हैं, ठीक है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का चांस होता है। स्मॉल स्केल में तो ये चीज़ें अफोर्डेबल ही नहीं होती है। उसके बाद है मैनेजरियली लार्ज स्केल प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैन बी स्प्लिट इनटू स्पेशलाइज्ड जॉब्स टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट इन ईच देयर आर प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, कि लार्ज स्केल में हमारे पास हर चीज़ के लिए एक अलग एम्प्लॉय रखा गया है, ठीक है, जो एक्सपर्ट होता है उस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे प्रोडक्शन मैनेजर होगा, मार्केटिंग मैनेजर हो गए, ठीक है, तो परचेज मैनेजर वगैरह। उसके बाद कमर्शियल और मार्केटिंग इकॉनमीज है, लार्ज फर्म्स बाय फ्रॉम चीपर मार्केट एंड सेल, वही बात होगी कि लार्ज फर्म हमेशा चीपर मार्केट से परचेज करती है, लार्ज मतलब जो ज़्यादा अच्छी मार्केट होती है वहाँ जाकर सेल कर लेती है, ठीक है। रॉ मटीरियल बल्क में परचेज करती है, फिर उनसे प्रॉपर एक कंसेशनल रेट मतलब जनरेट कर लेती है, ठीक है। इफ बाटा परचेज शूज़ पॉलिश फ्रॉम कीवी इट विल बी चार्ज अ लोअर रेट दैन नॉर्मल, ठीक है। अगर कीवी से वो शूज़ पॉलिश परचेज करते हैं बाटा वाले तो डेफिनेटली वहाँ पर उन्हें लो प्राइस में वो मिल जाती है। पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट आर ईजियर फॉर लार्जर फर्म, ठीक है, पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट भी बहुत आसान होती है क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, वो इजीली टीवी वगैरह पे या वैसे इश्तहार वगैरह लगा देते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता। फाइनेंशियल लार्ज फर्म्स कैन गेट इजी क्रेडिट फ्रॉम बैंक, वही बात होगी कि लार्जर फर्म्स को इजीली क्रेडिट बैंक से मिल जाता है, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, ये प्रॉफिट जनरेट करेगा ही करेगा, या इसके पीछे इतने लोग हैं कि मतलब हमें अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। स्मॉल स्केल में तो वो ये करते ही नहीं है, उन्हें पता है इनका बिजनेस फ्लॉप हुआ तो ये हमें पैसे कहाँ से देंगे, ठीक है। अब जैसे इफ ईजियर एंड चीपर फॉर यूनिलीवर टू गेट अ बैंक लोन 500 मिलियन रुपीज़ दैन फॉर अ स्मॉल सोप फैक्ट्री, ठीक है। अब यूनिलीवर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, उसको अगर 500 मिलियन का भी लोन लेना पड़े तो बैंक देंगे उसे, लेकिन अगर कोई सोप की स्मॉल सी फैक्ट्री है तो उनको 50,000 रुपीज़ भी वो नहीं देंगे। रिस्क बेरिंग डेफिनेटली लार्ज फर्म्स जो सी हैं वो रिस्क बेरिंग होती हैं, ठीक है, उनको वो रिस्क लेती हैं तो आगे जाती हैं, लेकिन स्मॉल फर्म कभी भी रिस्क में पार्टिसिपेट उस लेवल पे नहीं करती जिस लेवल पे मतलब लार्ज फर्म्स करते हैं। सैमसंग की बात कर लें, ठीक है, या आईफोन की बात कर लें, तो वो मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन 15 ये अब लेटेस्ट ही मतलब मार्केट में जब आया है तो काफ़ी लोगों ने कहा है कि इसके अंदर मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक रिस्क लिया, लोगों को प्रॉपर ठीक करके दिए हैं, ठीक है। तो लार्ज स्केल के ये फ़ायदे होते हैं। अच्छा ये ब्रैकेट में एक लिखा हुआ है इकॉनमीज ऑफ स्केल काज अ फॉल इन लॉन्ग रन एवरेज कास्ट ऑफ द फर्म, ठीक है, कि इकॉनमीज ऑफ स्केल जो है वो लॉन्ग रन में मतलब एक लंबे टाइम पीरियड में किस चीज़ का सबब बनती है, एवरेज कास्ट का कम होने का, ठीक है। तो ये एक सिंगल सा कंसेप्ट है, ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऊपर हमने पढ़ा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ डिसइकॉनमीज ऑफ एक्सपेंशन इन द केस ऑफ इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन विच रेज द कॉस्ट आर कॉल्ड डिसइकॉनमीज ऑफ स्केल, ठीक है, कि मतलब हमारे पास जो प्रोडक्शन को बढ़ाने में डिसएडवांटेजेस आते हैं या ज़्यादा डिसएडवांटेजेस की तरफ हम जाते हैं, उस पर जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसको हम डिसइकॉनमीज ऑफ स्केल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिसइकॉनमीज मोस्टली अकर व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस बिकम लार्ज, डिसइकॉनमीज ऑफ स्केल मोस्टली लार्ज साइज में आता है, ठीक है, जो बड़ा बिजनेस होता है। मैनेजमेंट डिसइकॉनमीज द मेन फैक्टर काजिंग डिसइकॉनमी ऑफ इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम इन administration and decision making. Large firms are divided into many small specialist department, for example design, production, sale, ठीक हो गया। if the presence of many department manager is still take a long time to reach a manager decision, ठीक है, top management may not be close touch with the okay। इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी लार्ज फर्म है, ठीक है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है एक लार्ज फर्म में स्मॉल सेक्टर अंदर होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, सेल का सेक्टर अलग होगा, ठीक है, उसके अलावा प्रॉफिट वाला सेक्टर अलग होगा, डिज़ाइनिंग का अलग होगा, ठीक है, प्रोडक्शन का अलग होगा, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो मेन जो ऊपर हेड बैठा होता है ना, उस तक वो इन्फॉर्मेशन जब पहुँचती है तो तब तक काफ़ी ज़्यादा
काम रिस्की हो चुका होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो सी है वो उनमें नहीं होती, जिसकी वजह से एक डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है। लेबर डिस्क्लोजर्स labor diseconomies. In large firms, labor is divided up to many specialized tasks. In such situation, laborer have to do a monotonous job so they can become bored and less attentive to the work, ठीक है। कि लेबर जो उनसे उनको एक प्रॉपर काम नहीं दिया जाता, कभी किसी काम पे लगा दिया जाता है, कभी किसी काम पे, ठीक है। तो वो अट्रैक्टिव इतने नहीं होते, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, लेबर डिसइकोनॉमीज हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल इकोनॉमीज है। एक्सटर्नल इकोनॉमी मीन्स द फेवरेबल इफेक्ट विद रिड्यूस एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज इंडस्ट्री ग्रो, ठीक है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का मतलब वो इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जिससे हमारी जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाती है जब इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है। द फॉल इज कॉस्ट इज एक्सपीरियंस बाय द होल इंडस्ट्री एंड नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल फर्म, ठीक है। तो ये जो फॉलिंग कॉस्ट वाला एक्सपीरियंस है ये पूरी इंडस्ट्री फेस करती है, सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म फेस नहीं करती, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री और फर्म में क्या डिफरेंस है। फर्म जो सी है वो इंडस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है, और जब 3-4 फर्म्स को हम कंबाइन करते हैं तो वो इंडस्ट्री बन जाती है, ठीक हो गया। ये एग्जांपल उन्होंने दे दिया, ठीक है। एक साइड पे क्वांटिटी ली है, दूसरी साइड पे कॉस्ट ली है। तो पहले AC1 बनाया, ठीक है, तो जैसे ही हमारी कॉस्ट कम होती है तो हमारे पास डाउनवर्ड शिफ्ट AC2 हो जाती है, ठीक है। तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगी तो वो कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ 3 क्लासेज हैं, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन है, इंडस्ट्री एक्सपेंड है, फर्म्स कंसंट्रेट इज एन एरिया, इट बिकम ईजियर फॉर देम टू गेट स्पेशलाइज स्किल्ड लेबर रॉ मटेरियल, ठीक है। तो जब इकोनॉमी ग्रो करती है, एक्सपेंड मतलब इंडस्ट्री एक्सपेंड करती है, तो इससे क्या होता है कि बेसिकली मतलब जो इंडस्ट्री है वो किसी एक सेक्टर पर फोकस करने लग जाती है, ठीक है, स्किल लेबर यूज़ करने लग जाती है, रॉ मटेरियल को कैसे यूटिलाइज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें फिर हैंडल कर लेती हैं। उसके बाद देयर इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सब्सिडी इंडस्ट्री, ठीक है, सब्सिडरी उनको बेसिकली फिर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेटेड वर्कशॉप जनरेट की जाती हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्री में दे दी जाती है, ठीक है, लोगों को। इंक्रीज इन बैंकिंग सर्विसेज, उनका बैंकिंग सर्विसेज स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। होल नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स एंड स्पेशलिज्म कम्स अप, ठीक है। तो जो मतलब नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है कि अगर आपकी कोई भी सेक्टर है वो ग्रो करेगा तो वो फैसिलिटेट करेगा अपने लोगों को भी, ठीक है। अच्छा, ये साथ में ना राइट हैंड पे ब्रैकेट पे एक डेफिनेशन होगी, ये आप देख लीजिएगा, अगर ना समझ आए तो बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ब्लर है इसलिए फिर मतलब इसको हम इग्नोर कर रहे हैं फ़िलहाल। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री इनकरेज स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसर्च जर्नल्स एंड पब्लिकेशन अबाउट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री अपेयर द फर्म कम टू नो हाउ मेथड विच न्यू मेथड्स एंड प्रोसेस इन पाकिस्तान टेक्सटाइल इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री मैनी पब्लिकेशंस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं, जर्नल्स पब्लिकेशंस होती हैं, ठीक है, कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाता है, तो इस तरह करके। उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। When industry grow, specialized firm are established, ठीक है। इलेक्ट्रिक फैन इंडस्ट्री is concentrated in Gujranwala and Gujarat. Here more and more firms are specializing in production of only some particular product of fan. Some are producing electric motors only some is regulators, ठीक है। इन सिंपल वर्ड कि इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो इससे हमारी इस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है। जैसे अब गुजरांवाला में बात की जाए या गुजरात में, तो वहाँ पर फ़ैन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ फैंस बनाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाती हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि वो डिस्टिंग्विश हो गई हैं, ठीक है। ये क्या वर्ड है, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो मतलब वो मुख्तलिफ हो गई हैं, काम उनका सेम है लेकिन वो डिफरेंट तरीके से कर रही हैं, ठीक है। तो इससे जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है। उसके बाद एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ है, ठीक है। डिसइकोनॉमीज़ ऑफ पोल्यूशन आ गया, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ इन सिंपल वर्ड के इकोनॉमीज़ डिस मीन्स इन सिंपल वर्ड के वो ख़त्म कैसे होती हैं, ठीक है। तो इसके अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या है। सबसे पहले है डिसइकोनॉमीज़ ऑफ पोल्यूशन। The localism of any industry in a particular place or region pollutes the environment. Definitely industry कहीं पे भी है वो environment को pollute कर देती है, जिससे health effect होती है लेबर की और social cost increase हो जाती है। ज़ाहिर बात है फिर अस्पतालों के चक्कर वगैरह लगने लग जाते हैं। Diseconomies of overused infrastructure. Sometime इंडस्ट्री जो सी है वो एक्सपेंड तो हो रही होती है लेकिन वो फिर प्रेशर आ जाता है ट्रांसपोर्ट पे, इलेक्ट्रिक पावर पे, ठीक है, गैस पे, जिसकी वजह से फिर क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्स्ट्रा यूज़ हो जाता है और घरों के लिए वो गैस और बिजली बचती ही नहीं है। डिसइकोनॉमीज ऑफ हायर फैक्टर प्राइस, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। तो कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से डेफिनेटली उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी हाई हो जाएंगी, जिससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर इंक्रीज हो जाती है।
उसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ रिटर्न्स और लॉज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर इनपुट्स एंड द क्वांटिटी ऑफ रिजल्टिंग आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। ये ऊपर में हम बात कर चुके हैं कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो यही कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर इनपुट्स, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ रिजल्टिंग आउटपुट, इनपुट और आउटपुट का जो आपस में रिलेशन है ना, उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन आउटपुट आर अफेक्टेड बाय द टाइम पीरियड अवेलेबल व्हेन फर्म्स प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन दे हैव टू ऑप्शन, ठीक है। कि जब फर्म्स अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती हैं तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक है इंक्रीज ऑल फैक्टर इनपुट इन द सेम प्रपोर्शन, कि जहाँ पर वो पहले एक लेबर यूज़ कर रहे थे वहाँ पर अब वो दो यूज़ कर ले, जहाँ पर वो लैंड का मतलब 1 एकड़ लैंड यूज़ कर रहे थे वहाँ पर वो 2 एकड़ अब यूज़ कर ले, ठीक है। कैपिटल की एक मशीन थी वहाँ पर 2 मशीनें यूज़ कर ले, ठीक है। तो सेम प्रपोर्शन से वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो उनसे हैं, ये फैक्टर इनपुट्स जो उनसे हैं उनको बढ़ा दे, ठीक है। इससे स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा लॉन्ग टाइम पीरियड में, ठीक है। क्वान्टिटी फॉर एग्जांपल ऑल मतलब जो भी हमने ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की है वो डबल हो जाएगी, जब वो डबल यूज़ होंगे तो डेफिनेटली डबल यूज़ होगी। दिस लॉ विच कैन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्केल आर कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो इसको हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी कह सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सेम फैक्टर कीपिंग अदर एज कांस्टेंट, ठीक है। अब वो कहते हैं इन सारे फैक्टर्स को बढ़ा दो लेकिन जो अदर फैक्टर हैं उनको फिर सेम रखो। फॉर एग्जांपल दिस मीन्स इज द रेशो और प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर इनपुट्स ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड द फर्म कैन नॉट इंक्रीज फिक्स फैक्टर बिकॉज दे रिक्वायर लॉन्ग पीरियड टू मेक एनी चेंज। अब फैक्टर तब भी चेंज हो सकते हैं जब हमारे पास लॉन्ग टाइम पीरियड है, शॉर्ट टाइम पीरियड में हम फैक्टर इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। व्हेन द फर्म डिसाइड टू इंक्रीज आउटपुट बाय चेंजिंग ओनली अ वेरिएबल फैक्टर देन दे हैव टू फेस द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। अब वो कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर फर्म अपने आउटपुट बढ़ाना चाह रही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हुए, ठीक है, तो उसको वो कहता है कि बेसिकली इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल द चेंज इन आउटपुट डज नॉट अकर एट अ यूनिफॉर्म रेट बट एट वेरिएबल रेट, ठीक है। कि एक यूनिफॉर्म रेट जो उसका रखा हुआ है उस पर जब आउटपुट चेंज नहीं होता बल्कि वेरिएबल रेट की वजह से चेंज होता है तो उसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉज ऑफ द पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ आउटपुट, तो इसमें जो सबसे बड़ी रीज़न है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। अब उन्होंने साइड पे एक बुलेट दिया हुआ है कि डोंट बी कंफ्यूज, लॉ ऑफ रिटर्न्स आर डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। जो लॉ ऑफ रिटर्न्स है वो डिफरेंट है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल डिफरेंट है। देयर आर ओनली 2 लॉज ऑफ रिटर्न, दे ऑपरेट इन शॉर्ट रन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। शॉर्ट रन में हमेशा 2 होते हैं, एक लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, दूसरा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न होता है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, दे आर 3 लॉज, लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लॉज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल से, और लॉ ऑफ रिटर्न टू अ सिंगल वेरिएबल फैक्टर। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ आउटपुट एज द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीज कीपिंग द क्वांटिटी ऑफ अदर एज फिक्स्ड, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वो कहता है कि वो बिहेवियर होता है आउटपुट का, मतलब जो चेंज आता है कि जब हम सारे फैक्टर्स को चेंज करने के बजाय किसी एक फैक्टर को चेंज करते हैं, ठीक है, और अदर फैक्टर को हम फिक्स्ड रख लेते हैं, ठीक है। तो उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। एवरी प्रोड्यूसर ट्राइज टू यूज इनपुट्स इन द रेशियो और प्रोपोर्शन विच ब्रिंग हायर आउटपुट इन द रिगार्ड एज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, हिज चॉइस डिपेंड अपॉन वेदर ही इज प्लानिंग फॉर शॉर्ट और लॉन्ग रन, ठीक है। कि हर प्रोड्यूसर का ये एम होता है कि वो इनपुट ऐसे यूज़ करे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो सके, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, शॉर्ट टाइम पीरियड चल रहा है या लॉन्ग टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। जनरली सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड इट इज़ नॉट ईजी टू इंक्रीज देयर क्वांटिटी। शॉर्ट टाइम पीरियड में फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, एक महीने के अंदर हमें अचानक लेबर की ज़रूरत पड़ जाए, हम कहाँ से लेबर आएँ, एक्सपर्ट लेबर कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में तो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। If the market demand for the product rises, the only way output can be increased is to change the quantity of the factor which is easy to vary, ठीक है। अब वो कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर अचानक से डिमांड बढ़ गई है और हमने अपनी प्रोडक्ट आउटपुट बढ़ानी है तो एक ही सूरत में हो सकती है कि हम अपने किसी एक फैक्टर को इंक्रीज़ कर लें, ठीक है। इन सच सिचुएशन द बिहेवियर ऑफ आउटपुट इज डिस्क्राइब अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब उन्होंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, with the increase in variable factor, the output does not increase at a uniform rate. In the beginning, increase in output will be more than proportional and later beyond a point less than proportional we can define as the follow, ठीक है। इसको एज इट इज़ आपने याद कर लेना है, इसको आगे जाके हम देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है और किस तरह, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग मतलब उतनी आसानी से नहीं होगी, लेकिन ये लॉ आपने याद रखना है।
इस तरह मतलब इन्वर्टेड कोमास वाला भी आप याद कर सकती हैं, ठीक है। एज मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर द टोटल प्रोडक्ट राइज एट फर्स्ट मोर इज प्रपोर्शन टू इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर देन लेस इन प्रपोर्शन एंड फाइनली डिक्रीज, ठीक है। कि स्टार्ट में बेसिकली हम यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो उनसे उनको कंबाइन कर लेते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ, ठीक है। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मतलब स्टार्ट में वो इंक्रीज होती है लेकिन फिर उसके बाद वो कम हो जाती है, फिर आखिर वो डिक्रीज होने लग जाती है। ये आगे एक ग्राफ आएगा तो वहाँ से आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। उसके बाद एट द क्वांटिटी ऑफ वन वेरिएबल इनपुट ऑफ प्रोडक्शन, ओके, ये उन्होंने अगेन वो उसी को ही एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले तो आपने ये राइट हैंड साइड पे जो बॉक्स बना हुआ है ये देख लेना है कि शॉर्ट टाइम पीरियड इज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड इन सप्लाई, ठीक है। कि शॉर्ट टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें किसी एक फैक्टर को हमने फिक्स्ड रखना है कि वो तो भाई चेंज हो ही नहीं सकता, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन उसने फिक्स्ड ही रहना है, ठीक है। फैक्टर मींस लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से किसी एक को हमने फिक्स्ड रखना है। लॉन्ग टाइम पीरियड ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं, अब यहाँ पर देखें, अब वो कहता है कि कुछ असम्पशन उन्होंने मतलब एक लगा दिया इस लॉ पे, जैसे अब लैंड है वो फिक्स्ड फैक्टर है, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इट इंक्लूड सम कैपिटल, अब लैंड में कैपिटल भी शामिल हो गया जैसे ट्यूबवेल हो गया, ठीक है। लेबर वेरिएबल फैक्टर है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल हमेशा वो होता है जिसको चेंज कर सकते हैं। वर्कर जोन्स है वो इक्वली एफिशिएंट है, ठीक है, कि वर्कर जो उनसे है वो इक्वल काम सही से करेंगे। द टाइम पीरियड अवेलेबल इज शॉर्ट सो द मेथड ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, ठीक है। टाइम पीरियड भी शॉर्ट है तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज नहीं हो सकता। वीट इज ग्रोन ऑन द फार्म, ये जस्ट उन्होंने समझाने के लिए किया। अब यहाँ पर देखें लैंड एंड कैपिटल यूनिट फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। लैंड की हमने पहले ही बात की थी कि भाई लैंड चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, जो हमारे पास अल्लाह ने हमें दी है उतनी ही रहनी है। वर्कर जो उनसे है पहले 0 था, 1 2 3 बढ़ा दिए हैं। टोटल प्रोडक्ट जो सी है वो भी पहले 0 थी, फिर 4 11 20, ठीक है, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 50-50 के बाद वो फिर कम हुई है। ये क्यों कम हुई है ये आगे ग्राफ में आपको समझ आएगा। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो भी हमने 4 7 6 10 9, ठीक है, मतलब वो पहले स्टार्ट में बढ़ी है, फिर एक लेवल पे वो ज़्यादा हुई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती गई है और फिर नेगेटिव -5 पे आ गई है, ठीक है। ये आपने अपने माइंड से वैल्यूज़ जो सी है ना ये मतलब माइंड में रखनी है कि इसको इस तरह मैंने बढ़ाना है, यहाँ पे आके मैंने इक्वल करना है और फिर उसके बाद मैंने कम कर देना है। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट है, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट की भी इसी तरह उन्होंने लिया हुआ है। अच्छा यहाँ पर ना इनने फार्मूलाज दिए गए होंगे, फार्मूला उन्होंने दिया नहीं है, वरना यह है कि इसके प्रॉपर फार्मूला होते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट किस तरह करते हैं, टोटल प्रोडक्ट किस तरह करते हैं। चलें ये ना फिर हम देखते हैं बाद में, ठीक है, कि किस तरह आपने फाइंड आउट करने हैं। अभी एक दफ़ा जस्ट समझने के लिए इनकी वैल्यूज़ को माइंड में रखिएगा। अब देखें वो कहते हैं सिंस लैंड इज फिक्स्ड एज वी एड मोर एंड मोर लेबर द प्रोपोर्शन इन वी डिफरेंट फैक्टर्स आर कंबाइंड इज चेंज इन द बिगनिंग एडिशन ऑफ वर्कर क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर डिवीजन ऑफ लेबर डिफरेंट जॉब्स कैन वी गिव टू डिफरेंट वर्कर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर राइज, ठीक है। अब वो कहता है कि स्टार्ट में लैंड तो हमारी फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन लेबर हमने जैसे जैसे बढ़ाए हैं वैसे वैसे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती गई, ये टोटल प्रोडक्ट भी हमारा बढ़ता गया, ठीक है। Up to fourth worker, the marginal product is increasing. Every new worker is adding more to total product than the previous one. ठीक है, वो कहते हैं कि जहाँ पर हमारा 4 लेबर है ना वहाँ पर हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वो इंक्रीज है, मैक्सिमम है, ठीक है। मतलब हर आने वाला जो लेबर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है चीज़ें, ठीक हो गया। उसके बाद दिस स्टेज इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट वाली जो मतलब इंक्रीजिंग वाली सिचुएशन है ना वो हमारे पास क्या शो कर रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 5th वर्कर इज लेस देन द 4th। अब 5th वर्कर पे देख लें, ये 5 वाला है, इसको जूम कर लेते हैं, ये 5 है, उसके सामने हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट 9 है, ठीक है। तो मतलब अब हमारा लेबर बड़ा है ना तो मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो गई है, इसको वो क्या कह रहे हैं, 5th वर्कर इज लेस देन द 4th, दस फ्रॉम दिस पॉइंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट ऑपरेटिंग, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो ऑपरेट कर रहा है, स्टार्ट हुआ है। और 8th वर्कर पे आके मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी 0 हो गई है, ठीक है, और फिर 9th वर्कर पे आके नेगेटिव हो गई है। अच्छा ये सारे आपने जो वैल्यूज़ है ना ये अपने माइंड में बस बना लेनी है कि इधर से मैंने इंक्रीज़ करना है, क्योंकि ना इनके आपस में रिलेशन है, ठीक है, कि टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ है तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितनी थी, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट कितनी थी, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आपने अज्यूम कर लेना एक दफ़ा वैल्यूज़। अब ये बना दिया उन्होंने ग्राफ,
एक साइड पे उन्होंने प्रोडक्ट लिया, दूसरी साइड पे उन्होंने वर्कर लिए हैं, आपने इनको कंबाइन करना है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ आपने बनाना है, जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने टोटल प्रोडक्ट की कर्व बनानी है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट की कर्व कैसे बनानी है, 0 वर्कर पे टोटल प्रोडक्ट कितनी है, 0 है, 1 पे 4 है, 2 पे 11 है। अब यहाँ पर देखें, ये 1 है, इस पे 4 है, 2 है, इस पे 11 है, मतलब 10 से 15 के अंदर 11 है, ठीक है। तो 10 के बिल्कुल साथ ही टच कर देना है। तो इसी तरह जब आप ये वैल्यूज़ कंबाइन करती जाएंगी ना, तो ये आपकी कर्व इस तरह बन जाएगी। और फिर आपने एवरेज प्रोडक्ट की भी इसी तरह, मतलब वर्कर्स के हिसाब से उसकी वैल्यूज़ ऐड करनी है, और फिर मार्जिनल प्रोडक्ट की भी इसी तरह करनी है। तो ये सेम एज इट इज़ आपके ग्राफ बन जाएंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद इसमें मतलब द फिगर शोज इनिशियली अप टू पॉइंट ए, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अब देखिए टोटल प्रोडक्ट हमारी इंक्रीज हो रही है ना, अप जा रही है यहाँ से, ये यहाँ से देखें, ठीक है। ए से अप बी तक वो बिल्कुल अप जा रही है, और बी पे जाके बिल्कुल मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है मार्जिनल प्रोडक्ट जोन सी है, जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट, 2 मिनट यहाँ से मैं देख लूँ, increasing and this part represent law of increasing margin against point A, a marginal product is maximum from point D to E, the marginal product curve is falling, ठीक है। और वो कह रहा है कि यहाँ पर देखें आप कि जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट बिल्कुल मैक्सिमम थी ना, वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है कुछ जो हमने याद रखने हैं, कि जहाँ पर हमारी टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी 0 है, जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग की तरफ आती है वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन आपने एक दफ़ा माइंड में रखने हैं। उसके अलावा आपके पास बुक होगी, आप ये रीड आउट करेंगी तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है, इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर इज इनिशियली फॉलोड बाय इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, फॉर एग्जांपल टोटल आउटपुट इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनली टू द वेरिएबल फैक्टर, दिस फेज डज नॉट लास्ट लॉन्गर, ठीक है। कि इंक्रीजिंग रिटर्न वो फेज होता है जहाँ पर हमारा टोटल आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है ज़्यादा, मोर देन प्रोपोर्शनली टू द वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। कि वेरिएबल फैक्टर के जो फैक्टर में हमने चेंजिंग की है ना, उसकी वजह से हमारा जो टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन वो ज़्यादातर इंक्रीज रहता नहीं है। वो कह रहा है दिस पेज डज नॉट लास्ट लॉन्गर, ठीक है। डिक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है, इफ़ इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर इज कॉन्टिन्यू द मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट फॉलिंग, कि जब हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने लग जाते हैं, इंक्रीज करने लग जाते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी गिरना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्ट होती क्या है, सॉरी ये मुझे आपको पहले बतानी चाहिए थी बात, लेकिन अभी मेरे माइंड में आई है। मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट होती है जो एडिशनल होती है, ठीक है। एक नया वर्कर लगाने से हमारी जो एडिशनल प्रोडक्ट होती है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं, और फिर वो मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट में कंबाइन हो जाती है। द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग टर्न सेट्स इन, ठीक है। उसके बाद दिस लॉ इज़ मोर यूनिवर्सल एंड लास्ट लॉन्गर, ठीक है। उसके बाद नो बिजनेस कैन स्कैप दिस लॉ, ठीक है। वो कहता है कि ये हमारी जो डिक्रीजिंग रिटर्न वाली सिचुएशन है ना, ये थोड़े से लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है, ठीक हो गया। नेगेटिव रिटर्न तब होता है व्हेन अ बिजनेस एक्सपीरियंस डिक्रीजिंग रिटर्न एंड क्वांटिटी वेरिएबल फैक्टर कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड मार्जिनल रिटर्न्स बिकम नेगेटिव, ठीक है। कि हमारे जो लेबर में चेंजिंग है, फैक्टर जो हमने चेंज किया है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम फैक्टर में इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी मार्जिनल रिटर्न है, मतलब जो हमारी प्रोडक्ट है, वो उस हिसाब से नहीं बढ़ती बल्कि वो नेगेटिव चली जाती है। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग टर्न इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। रैशनल, इसकी रीज़न क्या है, द रीज़न फॉर नॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट इज़ दैट डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर, ठीक है। दे कैन सब्सटीट्यूट ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट लिमिटेड क्वांटिटीज़, ठीक है। तो वो कहता है कि जो डिक्रीजिंग रिटर्न की सिचुएशन है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें हमारा जो आउटपुट में चेंज आता है ना, वो डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट, तो वो बिल्कुल मतलब परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। मतलब दे कैन सब्सटीट्यूट ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट इन लिमिटेड क्वांटिटीज़, ठीक है। तो वो मतलब हमारे लिए अगर हम सब्सटीट्यूट कर भी लेते हैं तो लिमिटेड क्वांटिटीज़ की हद तक मतलब वो चलता है, लेकिन उसके बाद वो फिर नहीं चलता, ठीक है। मुझे लगेगा कि जब मुझे लग भी रहा है कि ये ला आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, लेकिन यह है कि इसको फर्स्ट टाइम करने पे आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं भी होती तो नो इशू, इसको हम फर्दर फिर एक दफ़ा दोबारा इस पर मतलब ट्राई कर लेंगे, लेकिन अगर आपको समझ आ जाती है तो फिर तो बहुत ही गुड है, ठीक है। उसके बाद लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वो कहता है कि इसमें जो पॉइंट है ना, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है, ठीक है।
ये अगेन उन्होंने वो ही मतलब ग्राफ बनाए हैं जिसमें उन्होंने स्टेज 1 में कह दिया है कि इसमें हमारे पास टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होती है, ठीक है। सेकंड स्टेज में जाके हमारी जो मतलब टोटल प्रोडक्ट है वो बिल्कुल मैक्सिमम हो जाती है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो जाती है। और फिर टोटल प्रोडक्ट जब हमारे पास गिरना डिक्रीजिंग मतलब स्टार्ट होती है उसकी, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी नेगेटिव होने लग जाती है। They can explain our answer by indicating the law of increasing return is the first phase of law। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग रिटर्न। अच्छा, ये लॉ आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये भी है ऊपर वाले की तरह ही। मेरे ख्याल में आज आप अगर इतना कर लेना तो बेहतर है, ताकि हम इन लॉज को ना ज़रा 1 बाय 1 क्लैरिटी के साथ कर लें, ठीक है। तो बेहतर वही रहेगा, वरना मतलब काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी। तो इसलिए बेहतर है आज आपने ना मतलब जस्ट करना क्या है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल जो सा है जो हमने पढ़ा है ना, वो आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसको आपने कोशिश करनी है कि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि हम आगे फिर जितने भी लॉज पढ़ेंगे ना वो हमारे फिर क्लियर होते जाएँ, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला जो लॉ है वो आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद फर्दर फिर हम उसमें जो भी मतलब डिस्कशन हुई तो वो कंटिन्यू करेंगे।